अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाबरी मस्जिद के निज़ाम की बरसी के मौके पर सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया। नमाज जुमा के दौरान ख़ास तौर पर हिसास इलाकों में अलर्ट जारी किया गया था और 26 अजला में पुलिस फोर्सेस तैनात की गई थी। ख्याल रहे कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुल्क भर में फसादात फूट पड़े थे, जिसके नतीजे में कई अफराद की जानें गई थी। इस तारीख की बरसी के मौके पर यूपी की पुलिस इंतजामिया ने सख्त सिक्योरिटी तदाबीर अख्तियार की ताकि किसी भी मुमकिन इश्तियाल या बदआमनी से बचा जा सके। अयोध्या में खास तौर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, जहां पुलिस और दीगर फोर्सेस ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी। इसके अलावा पुलिस ने अयोध्या में CCTV कैमरे नस्ब किया और शनाख्ती कार्ड की जांच भी शुरू की। इंतजामिया ने अवाम से दरख्वास्त की थी कि वो अफवाहें फैलाने से गुरेज करें। उत्तर प्रदेश के अलावा मुल्क के कई इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए थे। हैदराबाद में मक्का मस्जिद के पास सख्त तरीन सिक्योरिटी देखी गई, जहां नमाज जुमा पुरअमन अंदाज में अदा की गई। उत्तर प्रदेश में आज कई मसाजिद के करीब पुलिस की सख्त सिक्योरिटी देखी गई और कुछ मकामात पर फिरका वाराना कशीदगी वाले हालात भी देखने को मिले। इस दरमियान वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज अहाते में वाक़ मस्जिद में भगवा ब्रिगेड के हंगामे की वजह से नमाज जुमा नहीं हो सकी। बताया जाता है कि वहाँ पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद थी, फिर भी भगवा परचम लिए तलबा ने मस्जिद में नमाज अदा नहीं होने दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज इंतजामिया ने मस्जिद में नमाज जुमा की इजाज़त दी हुई थी। कॉलेज के दरवाजे पर बड़ी तादाद में पुलिस के जवान भी मौजूद थे, लेकिन वो हंगामा करने वाले तलबा के सामने बेबस नजर आए। तलबा हाथों में भगवा परचम लेकर पहुंचे थे और मस्जिद में नमाज की मुखालिफत कर रहे थे। वो नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। तलबा के मुजाहरे में बड़ी तादाद में वकील भी दिखाई दे रहे थे। बैग दीजिए, बैग। मजार में अगर नमाज हुआ आज तो जितने भी छात्र हैं इसके विरोध में आज रोड पे उतरने का कार्य करेंगे और पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। शिक्षा के मंदिर में किसी भी प्रकार का नमाज नहीं होगा। हम अपने तमाम साथियों से कहना चाहते हैं कि उठो, अब जाग उठो, मंजिल की राह बुलाती है ध्येय हमारा दूर सही, कदमों में अंगस्ता दम है। आज हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये मजार किसी का है नहीं, इसका कागज नहीं है। इसमें आज शुक्रवार को भी ये लोग कोई नमाज नहीं पढ़ने जाएगा। यदि कोई नमाज पढ़ने गया तो आज फिर हनुमान चालीसा पाठ करके उसको शुद्ध किया। तेलंगाना के ग्रुप 1 इम्तिहान के मामले में रियासती हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ग्रुप 1 नोटिफिकेशन मनसूख नहीं किया जा सकता। चंद उम्मीदवारों ने नोटिफिकेशन की मनसूखी और मेन इम्तिहान को मुलतवी करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया।
दरखास्त गुजारों ने इल्ज़ाम लगाया था कि नोटिफिकेशन गैर कानूनी है और फिल्म इम्तिहान में 14 गलतियां हैं, जिसकी बुनियाद पर मेन इम्तिहान को मुलतवी करने की दरखास्त की गई थी। यह दरखास्त हाई कोर्ट में भी की गई थी, जहां उसे मुस्तरद कर दिया गया था। इसके बाद दरखास्त गुजारों ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरसिम्हा की क़यादत में बेंच ने जुमे को अपने फैसले में वाजे किया कि चूंकि दरखास्त गुजार मेन इम्तिहान के लिए अहल नहीं है, इसीलिए इम्तिहान को मुलतवी करने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने होम गार्ड्स के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 रुपये तनख्वाह और 200 रुपये हफ्तावार परेड अलाउंस देने का ऐलान किया। ये ऐलान उन्होंने हैदराबाद में SDRF के नए व्हीकल फ्लीट के इफ्तिताह के मौके पर किया। होम गार्ड्स को पुलिस के बराबर काम करने का इतराफ़ करते हुए वज़ीर आला ने तयक़ुन दिलाया कि उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। होम गार्ड्स को सेहत के शोबे में आरोग्यश्री के तहत बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। हादसाती मौत की सूरत में होम गार्ड्स के लिए 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशा का ऐलान किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है और उसे रोकने के लिए हुकूमत सख्त इक़दाम करेगी। हैदराबाद में मंशियात की फ़रोख्त को नुमाया तौर पर कम किया गया और मज़ीद ये कि स्कूलों और कॉलेजों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे। मंशियात से मुतालिक केसेस के तेज़ हल के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। ఫైర్ శాఖ వివిధ శాఖలకు సంబంధించి దాదాపుగా 15,000 మందికి నియామక పత్రాలు అందజేయడం ద్వారా ఈ నిరుద్యోగ యువకుల యొక్క సమస్యను పరిష్కరించడానికి మేము పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నం చేసినాం. నియామక పత్రాలు అందించినప్పుడు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం అంటే ఇంటర్ పాస్ అయినోళ్ళు, డిగ్రీ ఫెయిల్ అయినోళ్ళు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగానికి వస్తారన్న ఒక ఆలోచన పటాపంచలు చేస్తూ బీటెక్ ఎంటెక్ చదువుకున్నోళ్ళు, పెద్ద పెద్ద పీజీ పిహెచ్డీలు చేసిన వాళ్ళు కూడా కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగానికి ఈరోజు జాయిన్ అవుతున్నారంటే కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం కూడా ఆత్మగౌరవంతో కూడుకున్నది. శాంతి భద్రతలను కాపాడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించడంలో ఈరోజు పీజీ పిహెచ్డీలు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా పోలీస్ శాఖలో ఈరోజు చేరడం జరిగింది. ఇంతకుముందు నేను డీజీపీ గారితో మాట్లాడుతూ ఈ మధ్య నేరాలు కొంత పుంతలు తొక్కుతున్నాయి. ఒకప్పుడు రేప్, మర్డర్ లాంటి ఆర్థిక నేరాలు లేకపోతే వ్యక్తుల యొక్క హత్యలు చేయడమే ఒకప్పుడు నేరంగా, తీవ్ర నేరంగా మనం పరిగణించే వాళ్ళం. ఈరోజు సమాజంలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల నేరాల విధానం మారింది. ఈరోజు సైబర్ క్రైమ్ లాంటి, డ్రగ్స్ లాంటి కొత్త కొత్త నేరాలు, నేరగాళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో ఈరోజు కనిపిస్తున్నారు. సైబర్ క్రైమ్ను నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అదేవిధంగా డ్రగ్స్ను నిరోధించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. వాళ్ళ పట్ల కఠినంగా अवामी हुक्मरानी की 1 साल की तकमील के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने SDRF का इफ्तिताह किया। ये फोर्स आग बुझाने वाले महकमे के तहत तकरीबन 2000 मुलाजमीन पर मुश्तमिल है और हंगामी सूरत हाल जैसे बड़े आतिशज़दगी, जलज़ले या सैलाब के दौरान फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम देगा। चीफ मिनिस्टर ने जुलाई और अगस्त में आने वाले सैलाबों के बाद इन हंगामी हालात से मौसर तौर पर निपटने के लिए NDRF की तर्ज पर जदीद और तरबियत याफ्ता फोर्स की ज़रूरत महसूस की। इसके नतीजे में हुकूमत ने SDRF के क़याम के साथ उसे जदीद बनाने के लिए 35 करोड़ 3 लाख रुपए मख्तस किए। उन फंड से जदीद आलात, नए फायर फाइटिंग व्हीकल्स खरीदे गए और अमले को बुनियादी तरबियत दी गई। SDRF के अमले को तमिलनाडु के अराकुडम, महाराष्ट्र के पुणे, गुजरात के वडोदरा और आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में मौजूद NDRF मराकज़ पर खुसूसी तरबियत फराहम की गई ताकि वो हंगामी हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हों। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकने काउंसिल महेश कुमार गौड़ ने ऐलान किया कि सोनिया गांधी की सालगिरह यानी 9 दिसंबर को रियासत भर में शानदार तकारीब के साथ मनाई जाएगी। उन्होंने इसे तेलंगाना की आवाम का त्यौहार करार देते हुए हर किसी को इसमें शिरकत की दावत दी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सोनिया गांधी के बगैर तेलंगाना मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी खानदान ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जबकि KTR ने तेलंगाना के लिए क्या कुर्बानी दी। महेश गौड़ ने दावा किया कि BRS ने 10 सालों में जितनी मुलाजिमतें फराहम की, कांग्रेस ने सिर्फ 1 साल में उससे ज़्यादा मौक़े फराहम किए। महेश गौड़ ने कहा कि इख्तिदार खोने के बावजूद KTR का गुरूर कम नहीं हुआ। उन्होंने KTR को मशवरा दिया कि वो दिन में ख्वाब देखना बंद करें। महेश गौड़ ने कहा कि BRS हुकूमत के दौरान लाखों करोड़ों की लूटमार हुई और अब उस पार्टी के दोबारा इख्तिदार में आने का कोई इम्कान नहीं है। తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆభిష్టం మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చినటువంటి సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినోత్సవం యావత్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా
మండలం నుంచి మొదలుకొని హైదరాబాద్ వరకు టీపీసీసీ ఘనంగా నిర్వహిస్తూ ఉంది. మండల కేంద్రంలో, నియోజకవర్గ కేంద్రంలో, జిల్లా కేంద్రంలో, రాష్ట్ర హైదరాబాద్ క్యాపిటల్ సిటీలో కూడా ఘనంగా జన్మదినోత్సవాన్ని జరపాలని పీసీసీ నిర్ణయించింది. ఎన్ఎస్వై, యూత్ కాంగ్రెస్, సేవాదల్, మహిళా కాంగ్రెస్తో పాటు మిగతా ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్, డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా జన్మదినోత్సవాన్ని వివిధ రకాలుగా ఘనంగా నిర్వహించి తలపెట్టినాము. సోనియా గాంధీ లేనిదే తెలంగాణ లేదు. సోనియా గాంధీ గారి యొక్క దృఢ సంకల్పం వల్లే తెలంగాణ ఆవిర్భమైంది. ఆ మహాతల్లి జన్మదినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 10 ఏళ్లలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేయనటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలు ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి बीआरएस सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 8 दिसंबर को दोपहर 1 बजे बीआरएस पार्टी के अराकीन असेंबली व अराकीन काउंसिल के साथ एक इजलास मुनक़िद करेंगे। ये इजलास एरावली में वाक़ उनके ज़राई फार्म हाउस में होगा। इस बात का ऐलान पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने किया। ये इजलास 9 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास से एक दिन पहले मुनक़िद हो रहा है। इजलास में मुमकिन तौर पर असेंबली में पार्टी की हिकमत अमली, अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाने और पार्टी के तंजीमी मामलात, मुस्तक़बिल की हिकमत अमली और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर उनकी फ़ोटो पर फूल मालाएं पेश करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बीआरएस के दौरे इक़्तिदार में BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश और बरसी की तकारीब सरकारी तौर पर मनाई जाती थी, लेकिन आज कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में न सिर्फ उन तकारीब को नज़रअंदाज किया जा रहा है बल्कि अम्बेडकर म्यूज़ियम को ताला लगा दिया गया। KTR ने बताया कि बीआरएस 9 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली और काउंसिल के इजलास में हुकूमत की नाकामियों को लेकर रियासत की आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत का घेराव करेगी। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ నిజంగా కూడా కొన్ని బాధాకరమైన పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి. మొన్ననే పోయిన వారం రాజ్యాంగ దినోత్సవం మనం జరుపుకున్నాం. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ రాసిన రాజ్యాంగాన్ని అమల్లోకి వచ్చిన రోజును రాజ్యాంగ దినోత్సవంగా పోయిన వారం జరుపుకున్నాం. మరి ఈరోజు వారి వర్ధంతి. అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగంలో 3 ముఖ్యమైన ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పారు. ఈక్వాలిటీ, లిబర్టీ, ఫ్రెటర్నిటీ. స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం. మరి ఈరోజు నిజంగా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్వేచ్ఛ అనేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హరిస్తూ ఉన్నది. అంబేద్కర్ బతికున్నప్పుడు అవమానించింది ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ. అంబేద్కర్ జీవించి ఉన్నప్పుడు అవమానించింది ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ. అంబేద్కర్ గారు ఈరోజు మన మధ్యన భౌతికంగా లేకపోతే ఈరోజు మళ్ళీ ఒక్కసారి తిరిగి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వారిని అవమానిస్తూ ఉన్నది. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 125 ఫీట్ల 125 అడుగుల నిడివితో బ్రహ్మాండంగా కేసీఆర్ గారు హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున హైదరాబాద్లో ఉన్న తెలంగాణ సచివాలయానికి వారి పేరు పెట్టడమే కాదు, తెలంగాణ సచివాలయానికి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ గారి పేరు పెట్టి గౌరవించడమే కాకుండా ఆయన స్ఫూర్తితో నిరంతరం అక్కడ కూర్చునే పాలకులు పరిపాలించాలని ఎల్లవేళలా ఆయన మనకు దిశానిర్దేశం చేసే విధంగా అక్కడికి కొన్ని కేవలం కూతవేటు దూరంలోనే అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని అద్భుతంగా ఏర్పాటు చేశారు. చేయడమే కాకుండా ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారిని కూడా ఆహ్వానించి రాజకీయాలకు అతీతంగా బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను అడుగుతా ఉన్నాను, ఇవాళ మీరు నిర్బంధిస్తున్నది, అణిచివేస్తున్నది మమ్మల్ని కాదు, భారత రాష్ట్ర సమితి నాయకులను కాదు, మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళని కాదు, మీరు నిర్బంధిస్తున్నది. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत को तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के नए डिज़ाइन पर शदीद तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। दानिशवरों, शायरों, अदीबों और फनकारों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस नए डिज़ाइन में तेलंगाना की सकाफती शनाख्त को नज़रअंदाज किया गया। ख़ास तौर पर बतकम्मा की अलामती नुमाइंदगी को शामिल न करने पर एतराज़ किया जा रहा है। बतकम्मा जो एक फूलों का त्यौहार है, तेलंगाना की तहरीक में ख़वातीन को यकजा करने और ख़ित्ते की सकाफत का अहम हिस्सा रहा है। नक़ादों का कहना है कि नए मुजस्समे में उसकी गैर मौजूदगी तेलंगाना की विरासत को मिटाने की दानिस्ता कोशिश है।
कुछ दानिशवरों ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि मुजस्समा तेलंगाना की सकाफत की रूहानी नुमाइंदगी के बजाय सियासी तशहीर का जरिया बन गया है। उनके मुताबिक नया डिज़ाइन कांग्रेस पार्टी की अलामत है, खासतौर पर हाथ के निशान को फ़रोग़ देता हुआ दिखाई देता है। सकाफती शख्सियात ने हुकूमत के इस इक़दाम पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि ये तेलंगाना की रिवायत के एहतराम की कमी को जाहिर करता है। उन्होंने खबरदार किया कि तेलंगाना तहलील की अलामती अहमियत को कमज़ोर करने से अवाम के जज्बात को ठेस पहुँच सकती है। बीआरएस के सीनियर कायद डॉक्टर दासोदू श्रावण ने तेलंगाना तहलील के मुजस्समे की तब्दीली पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जैसे माजी में गैर मुल्की हमलावरों ने भारत में देवी देवताओं के मुजस्समों को तोड़ा था, उसी तरह रेवंत रेड्डी भी तेलंगाना की तारीख और सकाफत पर हमले कर रहे हैं। डॉक्टर श्रावण ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना तहलील के मुजस्समे की शक्ल सूरत बदलकर उसे मसक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काकतिया कलाथुरानम पर जात पात की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है और चारमीनार जैसे तारीखी निशानात को मिटाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे को केसीआर ने तामीर किया था और उसी वजह से रेवंत रेड्डी उसे तौहीन का निशाना बना रहे हैं।